सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब अब तय हो चुका है। बस फाइनल टच देकर के ऐलान की देर है। और देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ये साफ कर दिया है कि पितृपक्ष के बाद सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2024 का झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 की तुलना में बिल्कुल अलग राजनीतिक पिच पर खेला जा रहा है। एनडीए की बात करें तो पिछली बार के मुकाबले इस बार गठबंधन परिवार भी बड़ा हो चुका है। आजसू के अलावा अब जेडीयू और एलजेपीआर भी इस मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में आजसू के साथ सीट शेयरिंग पर बात लगभग फाइनल हो चुकी है। बीजेपी चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कह दिया कि पितृपक्ष के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे ये चुनाव में जनता दल की और आजसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% फाइनल हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में सभी दलों की मौजूदगी को देखते हुए बीजेपी आजसू को 6 से 9 सीटें दे सकती है। हालांकि आजसू की ओर से दावेदारी शुरुआत से ही 13 से 15 सीटों की रही है। जैसा पितृपक्ष खत्म हो जाए उसके बाद ये सीटों के बंटवारे की घोषणा हो जाएगी। कहीं कोई जिच नहीं है, वो जिच भी है तो लोग आपस में सुलझा लेंगे। ये महत्वपूर्ण होता है कि हम 81 सीटों पर इकट्ठे लड़ेंगे। जहां हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे वहां बाकी जो हमारे घटक दल हैं वो लड़ेंगे। झारखंड में 26% ट्राइबल वोट के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी वोट बैंक को साधने की कोशिश हुई है तो वह है कुड़मी वोट, जो कि कुल वोट का करीब 16% है। आजसू, जेबीकेएसएस दोनों पार्टियों का फोकस गिरिडीह, धनबाद, रांची, हजारीबाग और जमशेदपुर जैसे जिलों पर है। आजसू चुनावी माहौल में जेबीकेएसएस को बड़ा फैक्टर नहीं मान रहा, लेकिन जेएमएम और आजसू का नुकसान साफ होता नजर आ रहा है कि जो वोट बैंक का प्रतिनिधित्व सुदेश जी करते हैं या आजसू करती है, कंप्लीट वो वोट बैंक मैं मानता हूं कि वो उनका घिसक चुका है। कुछ वोटों पर डाका डाला है एक नई संगठन ने और चुनौती पेश की है आजसू के सामने। जी, कैसे निपटेंगे? हम उसको कोई फैक्टर नहीं मानते हैं। जनतंत्र है, जनतंत्र में सबको हक है कि वो अपनी पार्टी बनाए, अपने विचारों को लेकर जनता के सामने जाए। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी और आजसू का साथ क्या रंग लाता है, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश झारखंड में कमल खिलाना है और इंडी गठबंधन भी अपनी जीत का दावा कर रही है। 2019 की गलती बीजेपी और आजसू 2024 में नहीं करने जा रहे। 2019 का खामियाजा दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़कर भुगत चुकी है और ऐसे में 2024 में अब बीजेपी का परिवार भी बड़ा हो चुका है। अब इस परिवार में आजसू के अलावा जदयू और लोजपा भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पितृपक्ष के बाद सीट शेयरिंग की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सीटों के बंटवारे को लेकर के भी चर्चा तेज है। तो ऐसे में अगर बात करें एनडीए के घटक दलों की तो आजसू को 6 से 9 सीटें दे सकती है बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि आजसू की ओर से दावेदारी 13 से 15 सीटों की जा रही है। 2014 में जेडीयू साथ नहीं था, इसीलिए आजसू को 2014 में 8 सीट मिली। तो सीटों पर अब सहमति बनेगी, देखना होगा ये। और देखिए, 2019 में सीटों के बंटवारे पर नहीं बनी थी बात और बीजेपी और आजसू का गठबंधन टूट गया था। विधानसभा चुनाव में अकेले उतरा था आजसू और आजसू ने 52 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। गठबंधन टूटने का दोनों को ही नुकसान हुआ था और 2019 में झारखंड की सत्ता से बाहर हो गई थी बीजेपी। 2019 और 2024 में लोकसभा चुनाव साथ लड़े। तो अब देखना होगा ये कि अब जो है सीट के जो बंटवारे होने हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं, क्या फॉर्मूला तय किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और देखिए, मेदिनीनगर शिवाजी मैदान में बीजेपी का प्रमंडलीय परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया। सभा में झारखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, सांसद विष्णु दयाल शामिल हुए। गढ़वा के नगर उत्तरी से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसका समापन आज शिवाजी मैदान से किया गया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड की जनता को ठगने का काम किया। नहीं आने वाली ये गठबंधन एक ठगबंधन है, जिसने जनता को ठगा है और इसलिए परिवर्तन यात्रा में परिवर्तन की लहर चली है।
कोल्हान प्रमंडल में मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा जारी है और इस यात्रा में कल्पना सोरेन को देखने और सुनने और उनसे बात करने के लिए महिलाओं का उत्साह चरम पर देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में उनके स्वागत के लिए सड़क किनारे महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। सड़क किनारे महिलाएं और खास करके बता दें आपको जो महिलाएं हैं वो घंटों तक कल्पना सोरेन के इंतजार में नजर टिकाई बैठी रहती हैं। कल्पना सोरेन के स्वागत कार्यक्रम में शामिल महिलाओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता विनाश कुमार ने। मैया सम्मान यात्रा चल रही है और यात्रा को लेकर जो उत्साह है, खासकर अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात कर लें, आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, महिलाओं की भीड़ देखने को मिल जाएगी और ये सभी महिलाएं काफी देर से यहाँ पर खड़ी हैं। जो तैयारी की जा रही है वो ये है कि कैसे कल्पना सोरेन जब यहाँ पहुंचे तो उनसे कुछ बात हो सके। वो पैसा आप लोग आया है क्या? आया है, उसी से खरीदे हैं? उसी से खरीदे हैं। अच्छा, वीडियो बना रही है? जी, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, सेल्फी भी लेना है क्या? हाँ, लेना है। लेना है? अच्छा, आप पहले नहीं देखी कल्पना सोरेन को? नहीं। किसको देख रही है और क्या कर रही है मोबाइल में? सब लोग फोटो खींच वीडियो बना रही है। हाँ। अच्छा, आपको पैसा आया? हाँ। तो आपको दिखाएं कि किस तरह से ये स्वागत हो रहा है और कतारबद्ध है तमाम जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं। देखिए ये स्वागत हो रहा है और इतने छोटे छोटे मोबाइल में भी वीडियो बनाने की एक जद्दोजहद भी चल रही है। यात्रा कोल्हान में चल रहा है, कोल्हान प्रमंडल में चल रहा है और ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है आपको इसी तरह की भीड़ हर जगह देखने को मिल जाएगी। और ये सबसे अच्छी बात है कि यात्रा में जो भी महिलाएं आ रही हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है और ये कोशिश हो रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो देख सकें। कल्पना जी, ये भीड़ आपको 5 घंटे से इंतजार कर रही है, कैसा लग रहा है? ये बोल रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनसे मिल सकें, उनका अभिवादन कर सकें, ये कोशिश है। और कोशिश इसलिए क्योंकि जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है, समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है और ये कोशिश हो रही है कि कैसे हम इस यात्रा में जो महिलाएं यहाँ आई हैं महिलाओं से मिल सकें, उनके अभिवादन को स्वीकार कर सकें और यहाँ से जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, क्योंकि कल तक ये कोल्हान में यात्रा होनी है और इसी यात्रा का ये दृश्य है कि जब लोग घंटों कल्पना सोरेन को देखने और सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 कोल्हान। चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी का दौर गर्म हो चुका है। चूहे दीमक से बात अब गिद्ध पर आ गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा जारी है। इसको लेकर के सत्ता दल पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी भी पलटवार करने से चूक नहीं रही है। इतने चेहरे, इतने नेता आपको अभी नजर आएंगे क्योंकि अभी 2-3 महीने के बाद झारखंड में चुनाव होना है। इतना नेता अभी से कूद रहा है, एकदम गिद्ध की तरह मंडरा रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आसमान अब खत्म हो गया, ये पूरे आसमान को घेर लेते हैं, इतना गिद्ध टाइप से मंडराना शुरू हुआ है अभी। तो जब वो नेता आते हैं झारखंड, इन्हें परेशानी होती है। भाई आपकी परेशानी हो रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे केंद्रीय नेता हैं तो अटक से कटक तक और कस्बे से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाएंगे। झारखंड देश से बाहर नहीं है ना कि आने के लिए उनको वीजा लेना पड़ेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द हो सकती है और सभी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। तो वहीं पार्टी के नेता टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। बात अगर धनबाद की करें तो कांग्रेस झरिया सीट पर सिटिंग एमएलए पूर्णिमा नीरज सिंह के साथ साथ धनबाद कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, इंटक उपाध्यक्ष कालीचरण यादव, कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम समेत बाकी भी कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रोसीजर होता है क्योंकि हर बार होता क्या है कि लोग कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कभी दिल्ली दौड़ते हैं, कभी रांची दौड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो पार्टी ने डिसाइड किया कि हम एक तरीका ही बना देते हैं ना, एक प्रोसीजर। और सिटिंग हो चाहे टिकट तो लेना ही पड़ेगा, सिंबल तो लेना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए कोई आप सिटिंग है तो आपके लिए प्रक्रिया कोई अलग होने वाली है। तो प्रक्रिया से जाना मुझे लगता है मेरा ईगो का इश्यू नहीं हो सकता है। देखिए हम तो झरिया से दिए हुए हैं। झरिया से हम पिछले बार भी दावेदारी अपना किए थे, लेकिन क्योंकि पिछले बार हमें नहीं मिला
इस बार भी हम अपना दावेदारी किए हैं और हम आला कमान से भी मांग करेंगे, चाहे जो भी हमारे अभी आ रहे हैं प्रभारी, उनसे भी हमारी मांग होगी कि भाई झरिया जो है एक बार ओबीसी को भी मौका दिया जाए। हम लोग को तो चुनाव जीतना है, जीतने के लिए तो माथापच्ची तक नहीं पड़ेगा ना। तो जो ठोस मजबूत उम्मीदवार है उसका चयन हम लोग जो जिला कांग्रेस कमेटी, जिला का दोनों हम लोग अध्यक्ष कार्यकारी दल बहुत सोच समझ करके हम लोग भी अपना सुझाव प्रस्ताव देंगे। हेमंत सोरेन के पत्र पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं उनके पत्र का जवाब दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आदिवासी सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। जवाब तो उनको उनके घर में ही मिल रहा है और प्रत्येक दिन मिल रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन जी उसको पत्र लिखा है, मैं उसको पत्र का उत्तर भी दूंगा और हेमंत सोरेन जी इस उत्तर खुद ही जानते हैं। आज हेमंत सोरेन जी को आप पूछिए, कल्पना सोरेन जी झारखंड का कोई भी आदिवासी सीट में कांग्रेस क्यों नहीं कर सकता? उत्तर तो उनका घर में ही है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड की राजनीति गर्म है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से घुसपैठ का मुद्दा उठाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण आदिवासी और सनातनी लोगों की जनसंख्या लगातार घट रही है, जो कि चिंता का विषय है। झारखंड में मात्र 26% और दूसरी तरफ सनातनियों की भी आबादी घटी है और मुस्लिम उस वक्त 9% करीब थे, आज वो 14% से अधिक हो गए। रांची वासियों को फ्लाईओवर की सौगात देने की तैयारी है। सीएम एक्शन में है और आपको बताते चले हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के डोरंडा फ्लाईओवर का निरीक्षण किया, अधिकारियों को निर्देश भी दिया है और कहा है जल्द से जल्द फ्लाईओवर का निर्माण हो। चुनौती भरा है, हर चीज बहुत माइन्यूटली कैलकुलेटिव तरीके से किया जा रहा है और आप देखेंगे जब बन के तैयार होगा कौन खुश होता है, कौन तकलीफ रोता है, वो बन जाने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। रेलवे ने इसमें 5 पार्ट पे अनुमति दी है और 5 पार्ट के अनुमति के बाद ही मतलब उस पर काम शुरू होता है। और आप देख रहे हैं कि सीएम सर ने भी कहा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये और बहुत ही एक इंजीनियरिंग का एक तरह का बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ कि एक विशेष नमूना होगा ये। रांची शहर में बन रहे 3 पुल जो अति महत्वपूर्ण है, उसका निरीक्षण आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। मैं तो तस्वीर में दिखा रहा हूँ, यह पुल जो है मेकॉन से लेकर सिरमटोली तक जाएगी, जिसकी लंबाई 2.34 किलोमीटर है। निश्चित तौर पर जब ये फ्लाईओवर बन जाएगी तो पूरे रांची का जो आवागमन है सुचारू ढंग से संचालन होगा। लगातार यहाँ के जो इंजीनियर हैं जुडको के, वो इसकी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और उसी निरीक्षण के दौरान आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। खुद आज मुख्यमंत्री इस फ्लाई ओवर का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं न कहीं जब इस फ्लाईओवर का निर्माण होगा तो पूरे रांची का जो ट्रैफिक है वो कम होगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नियुक्तियों का भी दौर जारी है और लंबे समय से राज्य के आईटीआई कॉलेज के ट्रेडों में खाली पड़े हुए प्रशिक्षकों के खाली पद को भरने की कोशिश राज्य सरकार ने की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के चयनित 444 प्रशिक्षक अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र सौंपा गया। जैप 1 सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ नवचयनित प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। लगातार विभिन्न विभागों कहा जाए कि अब आप बड़े स्केल में पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में जाएंगे जहां आपको और भी ज्यादा निखरने का मौका मिलेगा। मुझे इंस्ट्रक्टर का अवार्ड मिला है, आज ज्वाइनिंग लेटर मिली हुई है, इसके लिए थैंक यू मुख्यमंत्री जी का भी। इसके लिए मैंने संघर्ष बहुत किया था। मेरा चयन इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षण अधिकारी के तौर पर हुआ है। आज मुझे
सीएम सर के हाथों नियुक्ति पत्र मिला, बहुत खुशी। सीएम सर का बहुत बहुत आभार। बात कोडरमा की करते हैं, जहां पर चौकीदार आत्महत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है। परिजनों ने सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी सन्ना उस्मानी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आक्रोशित परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद सदर अस्पताल से शव को नहीं ले जाने पर अड़ गए, जिसके बाद एसडीओ और एसडीपीओ सदर अस्पताल पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया और टीम गठन कर मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। आवेदन तो ले सकते हैं ना सर, आवेदन दीजिए ना। 3 महीने से मतलब अपने टेंशन में थे। मेरा और कोई महाजन भी था, सन्ना मैडम के पास गए और बोले कि मैडम हमको वेतन का साइन दे दीजिए। उसने क्या बोले नहीं बोले, वो साइन नहीं किए। 3 महीना से वेतन नहीं मिला है, उसके कारण हम लोग ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। काउंटर में साइन करने के लिए सामान्य शाखा प्रभारी को हम लोग निवेदन भी किए, उन्होंने बोला कि डायरी काम हो जाएगा। वेतन के लिए उनका कोई भी आवेदन ऐसे तो हम लोगों के पास कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है। और अपर समाहर्ता और सामान्य शाखा वो लगातार ऑफिस में ही काम भी कर रहे थे, और एक बार भी उन्होंने किसी से कुछ बोला नहीं कि वेतन के कारण उनको कोई मानसिक दबाव है। पहली बात तो ये है। आत्महत्या करने से पहले चौकीदार ने क्या कुछ कहा था, ये वो सुनवाते हैं। क्या की है? क्या आवंटन पर दस्तखत नहीं कर रही थी? आप ऐसे कहा बोला 3 महीना से वेतन नहीं मिला था, काहे नहीं मिला था? साइन करो ना। ये साइन नहीं कर रहा था? साना मैडम। विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। खासतौर से नक्सल ग्रस्त इलाकों में न सिर्फ एरिया डोमिनेशन और ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ नक्सल ग्रस्त इलाकों में ग्रामीणों के साथ जुड़ने और नक्सली सोच को खत्म करने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। इसे लेकर के सूचना जनसंपर्क विभाग से पुलिस मुख्यालय ने संपर्क साधा है। कुछ गाड़ियों के साथ टीवी और वीडियो प्लेयर पुलिस महकमे को दिया जा रहा है। टीवी और वीडियो प्लेयर से सुसज्जित इन वाहनों को नक्सलग्रस्त इलाकों में ले जाकर ग्रामीणों को दिखाया जाएगा। इसमें बच्चों को कार्टून के जरिए आकर्षित किया जाएगा, तो वहीं ग्रामीणों को एजुकेशनल और हेल्थ से जुड़े हुए फिल्म दिखाई जाएगी। फिल्म दिखाने का जिम्मा सुरक्षा बलों को दिया गया है, जो दुर्गम इलाके में जाकर लोगों के साथ घुलने मिलने का काम भी करेंगे, जिससे कि नक्सलवाद की विचारधारा को ही खत्म किया जा सके। प्लान किया कि हम लोग देशभक्ति के कार्यक्रम, कुछ बच्चों के एंटरटेनमेंट, कुछ कार्टून, कुछ एजुकेशनल फिल्म्स, कुछ हेल्थ की फिल्म्स को हम लोगों ने चलाएंगे, तो हमारा पुलिस के प्रति जो है पब्लिक का एक रुझान बढ़ेगा। तो इस कार्य के फिर हम लोगों ने पीआईडी डिपार्टमेंट से संपर्क किया, तो उन्होंने हमारे को बहुत ही शानदार ऑफर दी है। नक्सलवाद की विचारधारा कैसे खत्म होगी, इसको लेकर के प्लानिंग की गई। और आपको बताते चलें कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान। सुपौल से एक बड़ी खबर है, देखिए कोसी